लेट 18 सेंचुरी का यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां पुरानी दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी और एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। सदियों से चल रही मोनार्कीज, राजा, रानी और रॉयल फैमिलीज की एब्सोल्यूट पावर अब नए आइडियाज के सामने हिलने लगी थी। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने सोसाइटी को एक नई सोच दी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स। लोग पूछने लगे थे कि अगर सब इंसान बराबर पैदा होते हैं तो कुछ लोगों को अनलिमिटेड पावर क्यों मिलती है। इसी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के बीच एक पॉलिटिकल एक्सप्लोजन हुआ जिसे हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं था, इसने पूरे यूरोप के पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया। और इसी केओटिक और अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट से उभर कर आया एक ऐसा इंसान जिसका नाम आज भी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में लिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की स्टोरी किसी ऑर्डिनरी सोल्जर की स्टोरी नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस था। लेकिन इसके साथ ही उसकी कहानी पावर, वॉर और इवेंचुअल डाउनफॉल की भी कहानी है। एक छोटे से मेडिटेरेनियन आइलैंड से उठकर यूरोप के सबसे पावरफुल थ्रोन तक पहुंचना और फिर वहीं से गिरकर एग्जाइल में मरना नेपोलियन की लाइफ हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक जर्नीज में से एक है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को मेडिटेरेनियन आइलैंड कॉर्सिका के टाउन अजाक्सियो में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका जन्म एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन के टाइम हुआ था। सिर्फ एक साल पहले ही फ्रांस ने कॉर्सिका को रिपब्लिक ऑफ जेनोआ से ले लिया था। इस वजह से नेपोलियन एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ जहां लोकल कॉर्सिकन नेशनलिज्म और फ्रेंच अथॉरिटी के बीच कांस्टेंट टेंशन था। कॉर्सिकन लोग अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे और फ्रेंच रूल को पसंद नहीं करते थे। नेपोलियन के फादर कार्लो बोनापार्टे एक लॉयर थे जो इनिशियली कॉर्सिकन रेजिस्टेंस लीडर पास्क्वाले पाओली को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि फ्रेंच रूल परमानेंट हो सकता है तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रैग्मैटिज्म दिखाते हुए फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। नेपोलियन की मदर लेटिसिया रामोलिनो उसकी पर्सनालिटी पर सबसे गहरा इन्फ्लुएंस रखने वाली इंसान थी। लेटिसिया बहुत डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग वुमन थी। वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग देती थी और हार्डशिप से लड़ना सिखाती थी। नेपोलियन ने बाद में कहा था कि अगर उसमें रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन था तो उसका क्रेडिट उसकी मदर को जाता है। बोनापार्ट फैमिली रिच नहीं थी, लेकिन वो माइनर नोबिलिटी का पार्ट थी। इसी सोशल स्टेटस की वजह से नेपोलियन को फ्रांस के मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। जब नेपोलियन सिर्फ 9 साल का था तब उसने अपनी फैमिली और होमलैंड कॉर्सिका को छोड़कर मेनलैंड फ्रांस का सफ़र किया। ये उसकी लाइफ का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फ्रांस पहुंचने पर उसको कल्चरल शॉक मिला। उसका कॉर्सिकन एक्सेंट स्ट्रांग था और फ्रेंच अरिस्टोक्रेटिक स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। वो सोशली आइसोलेटेड फील करता था। लेकिन नेपोलियन का नेचर इंट्रोस्पेक्टिव था। वो अपना ज़्यादा टाइम बुक्स और स्टडीज़ में स्पेंड करता था। उसको मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनल टैलेंट था और इसी टैलेंट ने उसको आर्टिलरी साइंस में एक्सीलेंस अचीव करने में हेल्प की। मिलिट्री वर्ल्ड में आर्टिलरी एक हाईली टेक्निकल फील्ड थी जिसमें कैलकुलेशंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत होती थी। नेपोलियन इसी फील्ड में मास्टर बन गया। उसने अपनी अर्ली मिलिट्री एजुकेशन ब्रियन ले शटो के मिलिट्री एकेडमी में ली और बाद में प्रेस्टीजियस एकोल मिलिटेयर में ट्रेनिंग कंटिन्यू की। सिर्फ 16 साल की एज में नेपोलियन आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। ये अचीवमेंट रिमार्केबल थी, लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये यंग ऑफिसर एक दिन यूरोप की पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। 1789 में फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सप्लोड हो गई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। रेवोल्यूशन ने मोनार्की को चैलेंज किया और इवेंचुअली किंग लुई 16 को ओवरथ्रो कर दिया। फ्रांस सिविल अनरेस्ट, पॉलिटिकल केओस और इंटरनेशनल वॉर में डूब गया। लेकिन इसी केओस ने एम्बिशियस यंग ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटीज दी। ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम के खत्म होने से मेरिट और टैलेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। नेपोलियन जैसा टैलेंटेड ऑफिसर इसी सिस्टम में रैपिडली राइज कर सकता था। नेपोलियन का पहला बड़ा मोमेंट 1793 में आया जब सदर्न फ्रांस का पोर्ट सिटी टूलॉन रॉयलिस्ट फोर्सेस के कंट्रोल में चला गया। रॉयलिस्ट ने ब्रिटिश नेवी को इनवाइट कर लिया था ताकि वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ सपोर्ट दे सके। यंग आर्टिलरी ऑफिसर नेपोलियन ने एक बोल्ड प्लान प्रपोज किया जिसमें स्ट्रेटेजिक आर्टिलरी पोजीशन से हार्बर को कैप्चर करना था। प्लान रिस्की था लेकिन सक्सेसफुल हुआ। फ्रेंच फोर्सेस ने पोर्ट को रिक्लेम कर लिया और ब्रिटिश फ्लीट को रिट्रीट करना पड़ा।
इस विक्ट्री के बाद नेपोलियन को सिर्फ 24 साल की एज में ब्रिगेडियर जनरल प्रमोट कर दिया गया। अगले कुछ सालों में नेपोलियन की रेपुटेशन रैपिडली ग्रो हुई। 1795 में पेरिस में रॉयलिस्ट अपराइजिंग हुआ जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को थ्रेटन कर रहा था। गवर्नमेंट ने नेपोलियन को सिटी डिफेंड करने के लिए बुलाया। नेपोलियन ने आर्टिलरी का अग्रेसिव यूज करके रेबल्स को डिस्पर्स कर दिया। इस इवेंट को हिस्ट्री में विफ ऑफ ग्रेप शॉट के नाम से याद किया जाता है। ये डिसाइसिव एक्शन नेपोलियन को नेशनल हीरो बना गया। 1796 में नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का कमांड दिया गया। जब उसने कमांड ली, आर्मी पुअरली सप्लाइड और डिमोरलाइज थी। सोल्जर्स हंग्री थे और डिसिप्लिन वीक था। लेकिन नेपोलियन एक कैरिज्मेटिक लीडर था। उसने अपने सोल्जर्स को इंस्पायर किया और बोल्ड स्ट्रैटेजी से उन्हें मोटिवेट किया। उसका फेमस मैसेज था, सोल्जर्स यू आर हंग्री एंड पुअरली क्लोथ बट आई विल लीड यू इनटू द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। इटालियन कैंपेन में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन आर्मीज को रिपीटेडली डिफीट किया। बैटल ऑफ आर्कोले और बैटल ऑफ रिवोली जैसे बैटल्स ने उसकी टैक्टिकल जीनियस को प्रूव कर दिया। नेपोलियन रैपिड मूवमेंट और सरप्राइज अटैक्स का मास्टर था। उसने एनिमी आर्मीज को डिवाइड करके इंडिविजुअली डिफीट किया। इस कैंपेन के एंड पर ऑस्ट्रिया को ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो साइन करना पड़ा। सिर्फ 28 साल की एज में नेपोलियन यूरोप के मोस्ट फेमस जनरल्स में शामिल हो गया था। 1798 में नेपोलियन ने एक एम्बिशियस प्लान बनाया, इजिप्ट इन्वेजन। उसका एम था ब्रिटिश ट्रेड रूट टू इंडिया को थ्रेटन करना और मिडिल ईस्ट में फ्रेंच इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना। इजिप्शियन कैंपेन इनिशियली सक्सेसफुल था। बैटल ऑफ द पिरामिड्स में नेपोलियन ने मामलुक फोर्सेस को डिफीट कर दिया, लेकिन जल्दी ही डिजास्टर आया जब ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने फ्रेंच फ्लीट को बैटल ऑफ द नाइल में डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्रेंच आर्मी इजिप्ट में स्ट्रैंडेड हो गई। 1799 में नेपोलियन सीक्रेटली फ्रांस वापस आया। उस वक्त फ्रांस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा था और गवर्नमेंट वीक थी। नेपोलियन ने अपॉर्चुनिटी देखी और पॉलिटिकल कू प्लान किया। 9 नवंबर 1799 को कू ऑफ 18 रुमेर हुआ, जिसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। नई गवर्नमेंट कंसोलेट एस्टैब्लिश हुई और नेपोलियन फर्स्ट कंसोल बन गया। ऑफिशियली फ्रांस रिपब्लिक रहा, लेकिन रियल पावर नेपोलियन के हाथ में आ चुकी थी। पावर मिलने के बाद नेपोलियन सिर्फ मिलिट्री लीडर नहीं रहा, वो एक रिफॉर्मर भी बन गया। उसने फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रीऑर्गेनाइज किया, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव किया और इकोनॉमी स्टेबलाइज की। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था नेपोलियनिक कोड। इस लीगल सिस्टम ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रॉपर्टी राइट्स को एम्फसाइज किया। ये कोड इतना इन्फ्लुएंशियल था कि यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज ने इसी मॉडल को अडॉप्ट किया। 1804 में नेपोलियन ने एक ड्रामेटिक स्टेप लिया। उसने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। पेरिस के नोट्रे डैम कैथेड्रल में एक ग्रैंड सेरेमनी हुई जहां पोप पायस 7 प्रेजेंट थे। लेकिन नेपोलियन ने एक सिंबॉलिक एक्ट किया। उसने क्राउन खुद अपने सर पर रखा। ये एक्ट दिखाता था कि उसकी अथॉरिटी किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि उसकी ओन पावर और फ्रेंच स्टेट से आती है। यहीं से स्टार्ट हुआ नेपोलियनिक वॉर्स का एरा, एक ऐसा पीरियड जिसमें नेपोलियन की आर्मीज ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को चैलेंज कर दिया। 1804 में खुद को एम्परर डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन की एम्बिशन और भी ज्यादा क्लियर हो गई थी। अब उसका गोल सिर्फ फ्रांस को स्टेबल बनाना नहीं था, उसका एम था पूरे यूरोप में फ्रेंच डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। लेकिन यूरोप की बाकी मोनार्कीज इस राइजिंग पावर को खामोशी से एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया जैसे पावरफुल स्टेट्स ने रिपीटेडली अलायंसेस बनाए ताकि नेपोलियन को रोका जा सके। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को हिस्ट्री में कलेक्टिवली नेपोलियनिक वॉर्स कहा जाता है और इसी पीरियड में नेपोलियन की मिलिट्री जीनियस अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंची। 1805 में नेपोलियन ने अपनी सबसे लेजेंडरी विक्ट्रीज में से एक हासिल की। ये बैटल थी बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, जिसे बैटल ऑफ द 3 एम्परर्स भी कहा जाता है। इस बैटलफील्ड पर 3 एम्परर्स की आर्मीज आमने सामने थी। फ्रांस के नेपोलियन, रशिया के अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ रशिया और ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस सेकंड। अलाइड आर्मीज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में नेपोलियन से ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन नेपोलियन का ग्रेटेस्ट वेपन नंबर्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी थी। बैटल से पहले नेपोलियन ने डेलिबरेटली अपनी आर्मी को वीक पोजीशन में दिखाया। उसने अपने सोल्जर्स को कुछ की हिल से विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया ताकि एनिमी को लगे कि फ्रेंच आर्मी वल्नरेबल है। अलाइड कमांडर्स इस डिसेप्शन में फंस गए और उन्होंने अग्रेसिव अटैक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उनकी आर्मीज मूव हुई, नेपोलियन ने प्रिसाइसली टाइम्ड काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। फ्रेंच फोर्सेस ने सेंट्रल पोजीशन कैप्चर कर ली और एनिमी लाइंस को डिवाइड कर दिया। कुछ ही घंटों में अलाइड आर्मी कोलैप्स होने लगी। ऑस्टरलिट्ज की विक्ट्री इतनी डिसाइसिव थी कि उसने यूरोपियन पॉलिटिकल मैप को ही बदल दिया। इस बैटल के बाद 1000 ईयर ओल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होली रोमन एम्पायर इफेक्टिवली कोलैप्स हो गया। ऑस्ट्रिया को ह्यूमिलिएटिंग पीस साइन करना पड़ा और फ्रांस कॉन्टिनेंटल यूरोप की डोमिनेंट पावर बन गया। नेपोलियन सिर्फ बैटलफील्ड विक्ट्री से ही सैटिस्फाइड नहीं था, उसने पूरे यूरोप को पॉलिटिकली रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। कई कंट्रीज में उसने अपने रिलेटिव्स या लॉयल अलाइज को रूलर्स बना दिया।
स्पेन, नेपल्स और हॉलैंड जैसे स्टेट्स में बोनापार्ट फैमिली मेंबर्स को थ्रोन पर बिठाया गया। इससे एक तरह का नेपोलियनिक यूरोप क्रिएट हो रहा था, जहां फ्रांस सेंटर ऑफ पावर बन चुका था। लेकिन एक कंट्री थी जो नेपोलियन के लिए कांस्टेंट चैलेंज बनी रही, ब्रिटेन। ब्रिटेन की नेवी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेवी थी और आइलैंड ज्योग्राफी की वजह से फ्रांस के लिए उस पर डायरेक्ट इन्वेजन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए नेपोलियन ने इकोनॉमिक वॉरफेयर का प्लान बनाया, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का एम था यूरोप के सारे कंट्रीज को ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने से रोकना। थियरी में ये प्लान ब्रिलियंट लग रहा था। अगर ब्रिटेन को यूरोपियन मार्केट से आइसोलेट कर दिया जाए तो उसकी इकोनॉमी वीकन हो सकती थी, लेकिन रियलिटी में कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। स्मगलिंग वाइड स्प्रेड हो गई और कई यूरोपियन कंट्रीज सीक्रेटली ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट करते रहे। इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड ने आयरॉनिकली यूरोप की ओन इकोनॉमीज को भी डैमेज किया। नेपोलियन की पावर अपनी पीक पर थी, लेकिन उसके डिसीजंस ग्रेजुअली रिस्की होते जा रहे थे। और फिर आया वो डिसीजन जो हिस्ट्री के सबसे डिजास्टर्स मिलिट्री कैंपेन्स में काउंट किया जाता है, रशिया इन्वेजन। 1812 में नेपोलियन ने रशिया के खिलाफ मैसिव कैंपेन लॉन्च किया, जिसे हिस्ट्री में फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रशिया के नाम से जाना जाता है। उसने एक एनॉर्मस आर्मी असेंबल की जो ग्रैंड आर्मी के नाम से फेमस हुई। इस आर्मी में लगभग 6 लाख सोल्जर्स थे, यूरोप की उस टाइम की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स। इनिशियली नेपोलियन को लग रहा था कि वो रशिया को क्विकली डिफीट कर लेगा, लेकिन रशियन कमांडर्स ने एक अनयूजुअल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करना और रिट्रीट करते हुए रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर देना। इस स्ट्रैटेजी को स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक कहा जाता है। फील्ड्स जला दिए गए, फूड सप्लाईज डिस्ट्रॉय कर दी गई और विलेजेस अबैंडन कर दिए गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच आर्मी को एडवांस करते हुए सप्लाई क्राइसिस फेस करना पड़ा। इवेंचुअली फ्रेंच फोर्सेस मॉस्को तक पहुंच गई आफ्टर अ ब्रूटल क्रॉश कॉल्ड बैटल ऑफ बोरोडिनो। ये बैटल नेपोलियनिक वॉर्स की सबसे ब्लडी बैटल्स में से एक थी। 1000 सोल्जर्स मर गए, लेकिन क्लियर विक्ट्री किसी को नहीं मिली। जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो उसने एक्सपेक्ट किया कि रशियन गवर्नमेंट सरेंडर कर देगी, लेकिन मॉस्को ऑलमोस्ट एम्प्टी था। सिटी लार्जली अबैंडन थी और जल्दी ही मिस्टीरियस फायर्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नेपोलियन को एक रूइन सिटी मिला जहां सप्लाई का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था। विंटर रैपिडली अप्रोच कर रहा था और सिचुएशन डेस्परेट होती जा रही थी। फाइनली नेपोलियन को रिट्रीट का ऑर्डर देना पड़ा और वहीं से डिजास्टर स्टार्ट हुआ। रशियन विंटर हिस्टोरिकली ब्रूटल होता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, स्टार्वेशन और कंटिन्यूअस रशियन अटैक्स ने फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो ग्रैंड आर्मी में 6 लाख सोल्जर्स थे। जब सर्वाइवर्स यूरोप वापस पहुंचे तो उनकी नंबर सिर्फ कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स रह गई थी। रशिया कैंपेन नेपोलियन के एम्पायर के डिक्लाइन की बिगिनिंग बन गया। यूरोपियन पावर्स ने रियलाइज कर लिया कि नेपोलियन इनविंसिबल नहीं है। 1813 में मल्टीपल कंट्रीज ने अलायंस बनाया और नेपोलियन के अगेंस्ट मैसिव कोएलिशन आर्मी असेंबल की। इस कॉन्फ्लिक्ट का क्लाइमैक्स हुआ बैटल ऑफ लाइप्जिग में। लाइप्जिग की बैटल नेपोलियनिक वॉर्स की सबसे लार्ज बैटल्स में से एक थी। यहाँ फ्रांस को हैवी डिफीट फेस करनी पड़ी। नेपोलियन की आर्मी रिट्रीट करने पर मजबूर हो गई और अलाइड फोर्सेस स्टेडिली फ्रांस की टेरिटरी की तरफ एडवांस करने लगी। 1814 तक सिचुएशन कंप्लीटली टर्न हो चुकी थी। अलाइड आर्मीज पेरिस पहुंच गईं और नेपोलियन को एब्डिकेट करना पड़ा। उसको मेडिटेरेनियन आइलैंड एल्वा पर एग्जाइल भेज दिया गया। यूरोप के रूलर्स को लगा कि नेपोलियन की स्टोरी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नेपोलियन का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1815 में हिस्ट्री ने एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट लिया। नेपोलियन एल्बा से एस्केप कर गया और सीक्रेटली फ्रांस की तरफ सेल कर गया। जब वो मेनलैंड पर उतरा तो फ्रेंच सोल्जर्स को उसे अरेस्ट करने भेजा गया, लेकिन जब नेपोलियन उनके सामने आया तो उसने सिंपली कहा, इफ एनी ऑफ यू विश टू शूट योर एम्परर, हियर आई एम। सोल्जर्स ने फायरिंग करने के बजाय उसके साथ ज्वाइन कर लिया। नेपोलियन का ड्रामेटिक रिटर्न स्टार्ट हुआ, जिसे हिस्ट्री में 100 डेज के नाम से जाना जाता है। कुछ ही हफ्तों में वो पेरिस पहुंच गया और फिर से फ्रांस का रूलर बन गया। यूरोप शॉक में था। मोनार्कीज को डर था कि नेपोलियन फिर से वॉर स्टार्ट करेगा, और वही हुआ। यूरोपियन पावर्स ने क्विकली एक और कोएलिशन असेंबल की। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन बेल्जियम में होने वाला था। 18 जून 1815 को एक हिस्टोरिक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ वाटरलू। इस बैटल में नेपोलियन की आर्मी ने ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया, जो कमांड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ली। लेटर प्रशियन फोर्सेस अंडर गेबहर्ड लेबरेक्ट फॉन ब्लूकर बैटलफील्ड पर अराइव हो गए। बैटल एक्सट्रीमली ब्रूटल थी। फ्रेंच फोर्सेस रिपीटेडली अटैक करती रहीं, लेकिन अलाइड लाइंस ब्रेक नहीं हुई। जब रशियन रीइंफोर्समेंट्स अराइव हुई तो नेपोलियन की आर्मी कोलैप्स होने लगी। वाटरलू की डिफीट ने नेपोलियन के पॉलिटिकल और मिलिट्री करियर को परमानेंटली एंड कर दिया। इस बार यूरोपियन पावर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नेपोलियन को बहुत दूर साउथ अटलांटिक ओशन के रिमोट आइलैंड सेंट हेलेना पर एग्जाइल भेज दिया गया। ये आइलैंड यूरोप से हजारों किलोमीटर्स दूर था। एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सेंट हेलेना के आइसोलेटेड आइलैंड पर बैठकर नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था। उन बैटल्स के बारे में जहां उसने यूरोप की सबसे पावरफुल आर्मीज को हराया था। उन डिसीजंस के बारे में जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स का पॉलिटिकल मैप बदल दिया था, और उन मिस्टेक्स के बारे में जिन्होंने उसका एम्पायर तोड़ दिया। 5 मई 1821 को जब उसकी डेथ हुई, तब शायद उसके पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई थ्रोन, ना कोई एम्पायर।
लेकिन उसका नाम ऑलरेडी हिस्ट्री में इमॉर्टल हो चुका था। कुछ लोग उसे एक विजनरी रिफॉर्मर मानते हैं जिसने मॉडर्न लॉज और गवर्नेंस की फाउंडेशंस रखी। कुछ उसे एक एम्बिशियस कॉन्करर के रूप में देखते हैं जिसके वॉर्स ने मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। कॉर्सिका के एक छोटे से आइलैंड पर पैदा हुआ एक लड़का जिसने अपनी इंटेलिजेंस, एम्बिशन और शेयर विल पावर के दम पर पूरे यूरोप को चैलेंज कर दिया। उसने किंगडम्स को गिरा दिया, एम्पायर्स को रीशेप किया और हिस्ट्री के फ्लो को ही मोड़ दिया। और शायद इसीलिए 2 सदियों बाद भी जब हिस्टोरियंस पावर, लीडरशिप और एम्बिशन की बात करते हैं, एक नाम बार बार उनकी डिस्कशंस में लौट कर आता है, नेपोलियन। एक एम्परर, एक कॉन्करर, एक लेजेंड और एक ऐसा इंसान जिसके बिना मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री की कहानी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती।